बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब समेत अहम बिरादर ममालिक के वफूद ने शिरकत की। दूसरी जानिब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स केस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है, जबकि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया गया। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल केस पर जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा थी उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है और कल ये फैसला सुनाया जाएगा। आईनी फैसलों के नतीजे में क्या हुकूमत को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इन आने वाले दिनों में? देखिए, अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, एक तो ये है कि 20 रुपये आज फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ी और डीजल की भी गौरमेंट इतनी बढ़ी, और ये इसाक डार साहब ने कहा कि IMF के साथ जो मुआहदा है उसमें आलमी मंडी में चूंकि कीमतें बढ़ रही हैं तो ये सारा अब कैलकुलेशंस ये हैं कि शायद ये इससे कम आलमी मंडी के को सामने रख के अगर किया जाए तो शायद इससे कम, यानी कोई 100 यानी जो इस वक्त कीमत है उतनी नहीं है, उससे शायद कम हो कीमत की जाती है। बहरहाल वो IMF के साथ जो भी मामलात हैं और उससे तो हम डिट्रैक हो नहीं सकते। शायद ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में गैस की कीमत दोबारा बढ़ा दी जाए और बिजली की मजीद बढ़ा दी जाए, और अभी बिल्स जो आएंगे जुलाई के, वो बिल्स कितने होंगे ये भी देखना है जी। और देखें ये जो है ना चीज़ें, मतलब है कि अब हमें पता है कि सारे IMF के साथ मामला तय हो रहे हैं और सब हो रहा है और उसमें ये करना ज़रूरी था, लेकिन क्या अखराजात में कोई कमी? अखराजात भी चलें, हम ये कहें कि जी अखराजात तो चलें जी, हम कोशिश करेंगे कम करें, मतलब क्या ये इस वक्त अभी कोई अगले हफ्ते तो इलेक्शंस नहीं होने जा रहे ना, अभी तो एक केयर टेकर सेटअप आएगा और उसके बाद फिर इलेक्शंस, तो ये अरबों रुपए के, अरबों या करोड़ों, मैंने आज चेक किया तो ये करोड़ों से तो ज़्यादा है, ये जो इश्तिहारात हैं जी, ये क्या इस वक्त देना ज़रूरी था? हर 1 मिनट के बाद एक इश्तिहार, हर मतलब एक इश्तिहार ख़त्म होता है फिर इश्तिहार शुरू होता है, तो ये प्रिंट में भी है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी है, हर जगह है। मतलब ये इलेक्शन कैंपेन जो है ये क्या सरकारी खर्चे पे चल रही है? सरकारी खर्चे पे चल रही है ना, ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, तो ये कहीं और इस्तेमाल हो सकते थे। इस वक्त कुछ कोई भी छोटा सा कोई छोटी सी तो नहीं, काफ़ी अच्छी खासी ये जो इसकी अमाउंट है जो एडवर्टाइजिंग की, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल अपनी जगह है। तो ये इसको कुछ कहीं पे ये लैपटॉप से दे देते हैं इनके, यानी इसका कुछ किसी अस्पताल में अद्वियात कोई होता, कोई नहीं, कोई एक लोगों के राशन एक महीने का डलवा देते, कोई मतलब कुछ कर देते, काफी पैसा है। तो ये जो है इस वक्त, तो जब तक इंतखाबात होंगे तो क्या लोगों को याद रहेंगे इश्तिहार? ये तो इश्तिहार बस गए। ये है वो कि जो आप सोचते हो कि यार 1 मिनट ठहरो, ये इश्तिहार हुकूमत का नहीं चल रहा, ये इश्तिहारात हमारे ही पैसों से, जो यानी हमें बिलों के मसले, लोगों को गैस का बिल, बिजली का बिल, मतलब उन्हीं के पैसे जो हैं वो उन्हीं के पैसों के इश्तिहार चल रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि यार 1 मिनट ठहर जाए। मतलब ये एक बड़ी यानी अजीब सी एक बात है, सोचे। और क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है लोगों की सोच में कि जी ये इश्तिहार चल रहे हैं, साथ साथ वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई IMF के मुआहदे के साथ, मान लिया उसके साथ, लेकिन ये क्या सराफ नहीं है? तो मुझे तो अब ठीक है, अब फैसला है हुकूमत का तो हुकूमत का फैसला, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन दूसरा ये है कि जो देखिए रियासत तो चल पड़ी है एक धारे पे, एक रास्ते पे, और वो अब वो कहते हैं ना, वो रोनते हुए निकल जाएंगे वाली बात, वही जुमला पुराना मैं अपना रिपीट कर, रोनते हुए निकल जाएंगे, जो बीच में आएगा वो, ये रियासत हिल पड़ी आगे, वक्त और कैद की रफ्तार से आजाद, मुल्क आगे जाना है, मुल्क आगे जाना है, सब इधर उधर दाएं बाएं जो है, और उसमें ये मिनरल्स देखिए अभी, हाँ इसको लोग
मैंने देखा, मैंने कल भी बात की थी ना, संजीदा लोग संजीदगी से ले रहे हैं, कोई जो वैसे ही क्या कहना चाहिए, रोने बूथे हैं, वो वैसे ही वो अपने अपने उसमें है। रोने बूथों से मेरी मुराद ये गरीब आवाम नहीं है, वो जो बदमाशी है, जिनको समझ नहीं आ रहा कि उनमें कहीं उनकी कहीं दाल गलती है कि नहीं गलती, इसमें वो परेशान है ना, तो उनको तो छोड़ दें साइड पे आप। लेकिन ये है कि ये मिनरल ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी उस वक्त की क्या इसमें था, आपको पता है रेकोटिक जो है ये इसके रुकने के कई वजूहात थे। इसका इसका इस बेल्ट का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी जाता है, ये आगे तक है। तो ये एक अब बहरहाल ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जब ये चीज़ बढ़ेगी आगे तो ये अभी लोगों को बड़ा एक तकलीफ भी है, प्रॉब्लम भी है, इसके ये दहशतगर्दी के वाक़यात भी होंगे, तनकीद भी होगी, सब कुछ होगा। तो या तो आप तनकीद को बर्दाश्त कर लें और मुल्क को आगे चला लें, या ये कि आप तनकीद से डर जाएं और कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने पकड़ा ना ये बड़े बड़े चंद मगरमच्छों को, उन्होंने कहा मुल्क रुक देंगे, मुल्क बंद कर देंगे, हमारी बात आपने नहीं सुनी, सबको छोड़ना पड़ गया। अच्छा, ये जितना पाकिस्तान में खाते कमाते हैं और लूटते हैं, बदमाशी आपकी, ये जाके किसी खलीजी मुल्क में करने को पकड़ के अंदर डाल देंगे, ये नहीं कर सकते। ये जो चरा गया है वो पाकिस्तानी है, ये सिर्फ धमकियां इनकी। हम अपना बिजनेस यहां से समेट ओ भाईजान आप जाओ ना, पकड़े जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग में। भाई ये बातें जो है ना ये कहने की हैं सारी, ये यहां पे जिस तरह लूट मार मचती है, जिस तरह से ब्लैकमेल करते हैं हुकूमतों को, ये जो बात करते हैं मिफ्ता इस्माइल या बाकी इसाक डार भी को भी ब्लैक हर सेटअप को, इसे असद उमर जानते होंगे इस बात को, इसको शौकत तरीन, हर दौर में एक खास ग्रुप आ जाता है और वो खास ग्रुप आके जो है ना वो काम नहीं करने देता। क्या कहें जी हम बंद कर देंगे चीजें। अच्छा, उनके अपने दुख हैं, उनके अपने इश्यूज हैं। देखिए ना ताजिर जो हैं, वो ताजिर कहते, ये नहीं आप, ये नहीं कि वो कहते हैं 1 मिनट यार हमने तो दुकान, हमारा तो काम ही शाम को शुरू होता है, आप पहले हमारे लिए कोई इश्यूज खत्म करेंगे तो हम अपने 8 बजे दुकानें बंद करेंगे ना पूरी दुनिया की। तो आप एकदम से वो ये चीज चूंकि जी स्वीडन में होती है, जी फिनलैंड में होती है, तो ये पाकिस्तान, एक तरीके के साथ आराम सुकून से हमने ठीक करना है ना, सबको ऑन बोर्ड लेके, कौन ज्यादती कर रहा है कौन नहीं कर रहा, किसको किससे पे टैक्स डालना है, ये तो सारा का सारा वही टैक्स आपने डाल दिया हुआ है ना गरीबों पे। ये मिडिल क्लास तो खत्म हो गई अब। तो ये जो है एक तो बात ये हो गई। तो ये आगे की तरफ अब कहां जाके थमता है मामला, ये सियासी तो ऐसे ही फरोही इश्यूज है ना, मैन मेड, आपस में लड़ाई, पावर गेम, हंगर गेम, इसको छोड़ें। तो ये मिनरल्स पे नजर रखें, उस पर नजर रखें कि वो जो आईटी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो बाकी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे नजर रखें। और साथ ही आज जो एक कानून पास हुआ है ना जी, इस पर इसको जरा आर्मी एक्ट नहीं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की गई है आज और ये बिल मंजूर हो गया। अब इसको मैं यहां पे एक इसका जुमला इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो नाजरीन है वो समझ जाएंगे इसके बाद अब क्या होगा। और ये कि मतलब है कि, और ये इस हुकूमत के दौर में पास हुआ है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें मुस्लिम लीग नून, इसमें 13 जमातें, सारे JUI, ये सब। अब इस तरमीमी बिल में क्या क्या है जरा ये सुने। कोई शख्स जो जानबूझकर अमन और अमान का मसला पैदा करता है, रियासत के खिलाफ काम करता है, ममनुआ जगह पे हमला करता है या नुकसान पहुंचाता है जिसका मकसद बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फायदा पहुंचाना है, वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात, उसमें टेलीफोन भी आ गए, इसमें व्हाट्सएप आ गए, सब उनके साथ या उनके बगैर या बाकी एप्लीकेशंस आ गई जो भी हैं, मुल्क के अंदर या बाहर से दस्तावेजात या मालूमात तक गैर मजाज रसाई करने वाला भी मुजरिम होगा। डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं, ठीक है, इलीगल है ये भी। ये ना लोगों ने व्हाट्सएप उठाया और भेज दी चीज, ये भी इलीगल हो गया इसके बाद, ठीक है। बगैर व्हीकल यानी ड्रोन या आले की, इसमें टेलीफोन हो गए, जाहिर है बाकी चीजें हो गई। ममनुआ जगह तक रसाई, दाखिल होने, करीब जाने, आसपास होने का इर्तिकाब करने वाला भी मुजरिम होगा। आप कहीं जाके कैमरे से शूट कर रहे हैं चीजें, परमिशन ले पा रहे हैं। हथियार आलात को जाया कर रहे हैं, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ मालूमात दस्तावेजात का इंकिशाफ करने वाला भी जुर्म का मुर्तकिब होगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को
सोशल मीडिया पे आगे पीछे व्हाट्सएप पे इधर उधर शेयर किया, तो सोच लें ज़रा, ये इसके बाद ये जुर्म होगा। दुश्मन या गैर मुल्की एजेंट के साथ राब्ते में रहने या मिलने वाला भी जिम्मेदार होगा। पता, अब ये तो बड़ा मसला है, मैं तो पता नहीं पिछले 20-22 सालों में किन किन लोगों से मुलाकात हुई है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासत के तहफ़्फ़ुज़, ये बहुत पहले आने चाहिए थे इस तरह की कहानी, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन आगे होगी। तहफ़्फ़ुज़ या मफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत होगी। जानबूझ के अमन आमा, मफादात या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह काम करने के जुर्म के मुर्तकिब अफराद को 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना, दोनों सजाएं होंगी। कोई भी शख्स जो जुर्म पे उकसाता है, साजिश करता है या उसका इर्तिकाब करने की कोशिश करता है, वो भी सजा का मुर्तकिब होगा। इंटेलिजेंस, अभी आगे सुने, इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी वक्त बगैर वारंट के किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती है, बगैर वारंट्स के, या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं, और तलाशी के दौरान बरामद होने वाले हथियार, गोला बारूद, तमाम इलेक्ट्रॉनिक और जदीद आलात को जब्त करने की उनके पास इजाजत होगी। ठीक है। गिरफ्तारी के दौरान जब्त किए गए मवाद को तफ्तीशी अफसरान या मुश्तरका JIT के सरबराह के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है। और फिर उसमें FIA का तफ्तीशी अफसर, FIA का ऑफिसर होगा, और DG FIA तकर्री करेगा, और ये JIT बनेगी, यानी इसके बाकी असास अदारे होंगे, और इसका मकसद सरकारी दस्तावेजात की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो, लेकिन इसमें साजिश करना और वो सारी चीज़ें भी ऐड हो गई ना, सिर्फ दस्तावेजात तक नहीं है चीज़, इसमें और चीज़ें भी ऐड हो गई। तो ये ज़रा जहन में रखें कि ये अब कहाँ तक जो है वो दायरा कार वसी हो रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये आप करें ज़रा जाके, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है ना हंसी मजाक में हो रही हैं। ये आप जाके अमेरिका में, टर्की में, सऊदी अरेबिया में, UAE में, इंग्लैंड में इस तरह से करें डॉक्यूमेंट्स को, तो आप देखें फिर क्या होता है। और ये मेरा ख्याल है कि अब इसकी इंटरप्रिटेशन ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल ही ऐसा भी नहीं कि ये कोई ड्रैकोनियन लॉ बन जाए और इसको मिस यूज़ करना शुरू कर दें लोग। लेकिन ये है कि बहरहाल ये मेरे ख्याल से बहुत कुछ चीजें इसका इतलाक पुराने केसेस पे होगा, ये फौरी तौर पे होगा, और बैक डेट पे जो लोग मतलब इसको बस हो गया इम्प्लीमेंटेशन हो गई इसकी। ठीक है ना, मतलब किसी को पकड़ लिया तो आप कह सकते हैं ना, पकड़ा हुआ था किसी को तो उस पर इसके तहत मुकदमा चला। ठीक है, तो ये आगे हो गई चीज। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसको पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तमाम जमातों ने इसको कानून बना लिया। 2 रोज बाद, परसों जो इतलाई आ रही है, 3 तारीख को मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होगा, जिसमें ये फैसला होगा ये नई मरदमशुमारी है पुरानी मरदमशुमारी। कुछ लोग कह रहे हैं नई पे होनी चाहिए, कुछ पुरानी पे होनी चाहिए, दोनों आरा पाई जाती हैं। इलेक्शन को डिले नहीं होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये कि हमें पता, वैसे ये दरमियान में अगर ये शो कर दे, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इलेक्शन के साथ इसको लिंक किया हुआ है। ये मरदमशुमारी अगर दरमियान में किसी वक्त जाहिर हो जाती 2-3 महीने पहले, या पता नहीं क्या कि भाई इतनी मरदमशुमारी है, या कोई ऐसे टाइम पर उसको कर दिया जाए जिसमें वो, लेकिन चूंकि मरदमशुमारी की वजह से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उसमें फर्क पड़ता है कि जी इसके साथ इस इलाके को जोड़ दो, इधर से जोड़ दो, यहाँ से एक नया MPA बना दो, इधर से एक नया MPA खड़ा कर दो, इसके साथ इसको जोड़ दो, तो जो एक इलेक्शन में वो आपको अगले इलेक्शन में नहीं नजर आते। ये पहले होता था ये हल्का, ये अब ये हल्का बन गया, इस तरह हम सुनते हैं ना। तो ये हर कुछ सालों के बाद वो हल्के चेंज हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल पॉपुलेशन का पता होना जरूरी है, और उसके साथ साथ लोकल बॉडीज के आगे फिर उसमें भी तो ये पता चले ना कि कौन से हल्के लिए। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या फैसला होता है, लेकिन बहरहाल ये है कि ये परसों इजलास हो रहा है, और ये अब आखिरी चंद रोज इस सेटअप के हैं। जाते जाते ये कोई एक अच्छी चीज कर, ये देखें पेट्रोल का तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि IMF के साथ लिंक किया हुआ, एक कैलकुलेशन ये कि इससे कम हो सकता था। मुझे ये कि इसराफ तो ना करें इस वक्त, ये तो इस वक्त ये बहुत अपनी प्रोजेक्शन काफी हो गया, कवरेज हो रही है सब कुछ। तो बात ये है कि इस वक्त जो है ना लोग परेशानी में हैं, लोग प्रॉब्लम्स में, और उसकी वजह से लोग इन चीजों को देख के खुश नहीं हो रहे। अगर क्या आपका क्या ख्याल है, लोग मुतासिर हो रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं ये देख के, ये जो इसराफ हो रहा है, इसको रोकें बराए करम। ये इस तरह मुल्क जो है ना ये ना करें जाते जाते। अच्छा, तो जाते जाते यानी पेट्रोल से हटके ये जब ये दूसरी साइड नजर आती है ना, तो फिर आप सोचते हैं कि यार ये इसकी क्या जरूरत है। तो उसमें गुजारिश है, बाकी मर्जी है, जो करना करें, हम तो नहीं रोक सकते, गुजारिश कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हो रही हैं।
और वो ये बराह रास्त पाकिस्तान पे असर, बराह रास्त पाकिस्तान पे असर। इसीलिए इवेंट्स तेज करने पड़ गए ना हमें, क्योंकि हम कुछ चीज़ों में पीछे रह गए। नहीं, पीछे तो नहीं रह गए, यानी वो फैसला करना है, ये इस तरह समझ लेना, पीछे नहीं रह गए, स्ट्रेटेजिकली वो ठीक करनी है चीज़ें। जैसे मैंने कहा ना कि आपकी यूथ को, उनको नहीं पता मशीन लर्निंग का आज जिक्र हुआ, तो मशीन लर्निंग उनको नहीं पता, उनको डीप लर्निंग एआई में क्या होता है, वो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में क्या फ़र्क है, न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, मतलब वो, मतलब अब वो बात करके निकल गई मरीम औरंगजेब साहब, तो अब जाहिर है कि अब आपने बच्चों को समझाना तो है ना। वो कह रही है मशीन लर्निंग पे किया, ये किया, फलां किया, आगे किया, वो क्या है भाई, किसी को नहीं पता। तो ये कोर्सेज वर्सेज आपने बच्चों को पढ़ाना है ना सिलेबस, इसमें आगे की तरफ जा रही है दुनिया, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा आगे जाके। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं बात कि दो तीन बातें बड़ी। एक तो ये है कि जो अफ्रीका है उसमें झगड़ा बढ़ गया, और झगड़ा नाइजर में बढ़ गया, नाइजर में झगड़ा बढ़ गया, ठीक है। नाइजर जो है वो, उसमें झगड़ा बढ़ गया है, और नाइजर जो है वो मेरा ख्याल है दुनिया का कोई सातवां मुल्क है जो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम पैदा हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो गोल्ड पैदा होता है वहाँ, फिर यूरेनियम। और अगर हम वो देखें, अगर हमारे पास वो एक मैप हमने अगर बनाया हो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में यूरेनियम कहाँ पैदा होता है, तो शायद हमें उसमें, अगर वो मैप कहीं तैयार हो तो हमें उसमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम तो काज़ाकिस्तान में पैदा होता है। असल में काज़ाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम है, लेकिन उसके बाद जो यूरेनियम है वो, अच्छा यहाँ पे नाइजर में देख लें, तो ये नाइजर में ये आपको बहुत सारी कानें नज़र आ रही हैं, कुछ इसमें से फ्रांस के पास हैं, कुछ इसमें यूरेनियम की जो है वो, अच्छा ऑयल भी है, गोल्ड भी है, यूरेनियम है। यूरेनियम वो जो कि न्यूक्लियर में इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम काज़ाकिस्तान में, 43% दुनिया के यूरेनियम काज़ाकिस्तान में पैदा हो रहा है, लेकिन जो यूरोप को जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है, काजाकिस्तान से ज्यादा यहां से जा रहा है यूरोपीय यूनियन को, काजाकिस्तान के जो कि चाइना और रशिया के दरमियान में, इस्तान जो बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क है सेंट्रल एशियन स्टेट्स में रकबे के लिहाज से, तो वो जो है वो दूसरे नंबर पे फिर। लेकिन यूरोप सबसे ज्यादा जो है फ्रांस को खास तौर पे, देखो फ्रांस के न्यूक्लियर, अब याद करें फ्रांस के न्यूक्लियर जो है बड़ा शुरू के ममालिक में, पाकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का फ्रांस के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और ये सारे एक ज़माने में स्टार्ट हुए थे, तो वो सारे जो है वो नाइजर, क्योंकि नाइजर जो है फ्रांस की कॉलोनी। अब ये हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि वो जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें फटा पड़ गया, और फटा इसलिए पड़ गया कि उसमें ये जो जिसको हम कहते हैं ना, हम इसको जिसको नाम हमने दिया था उस दिन समझाया भी था कि ये थोड़ा सा कि एकोवास जो ममालिक हैं वो ममालिक जो कि मगरबी अफ्रीका के मुल्क हैं, ठीक है, और उनका एक इत्तेहाद है, और जिसकी सदारत नाइजीरिया के पास है। नाइजीरिया जो है वो नाइजर से अलग है, नाइजीरिया वो है जो कि बहुत बड़ा मुल्क है और जो कि बरतानिया की कॉलोनी रहा है और जो वेस्ट के बहुत करीब है। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि उसमें फटा ये पड़ गया कि उसके अंदर तकसीम हो गई है, और उसके दो मुल्क जो कि असल में नाइजर के बिल्कुल पड़ोसी हैं, माली और बुर्किना फासो, बुर्किना फासो और नाइजर और माली, सॉरी, ये नाइजर के साथ जिनके बॉर्डर्स लगते हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि हम अगर फौजी चढ़ाई हुई, फौजी कार्रवाई हुई अगर, तो हम उस सूरत में साथ नहीं देंगे, इस तमाम के तमाम ये जो एक अलायंस बना है इसका हम साथ नहीं देंगे, नाइजर के खिलाफ हम चढ़ाई नहीं करेंगे। माली ने भी कह दिया और कह दिया बुर्किना फासो ने, यानी एक तरह से उनके अंदर तकसीम हो गई है। नाइजर के उनको एक हफ्ते का टाइम दिया था, ये जो पूरा अलायंस बना है उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया था, और उन्होंने कहा था कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है, ये मैं नॉर्थ अफ्रीकन पोस्ट एक बड़ा उनकी पब्लिकेशन है, अगर हम दिखा सकें उसकी 6th स्लाइड, तो वो कह रहे हैं जियो पॉलिटिक्स ऑफ नाइजर को फ्रांस, EU एंड ECOWAS आर बिग लूजर्स, क्योंकि ये डिवाइड हो गया ना, ये डिवाइड हुआ, और इसको तास रशिया से रिपोर्ट कर रहा है कि माली, 4th स्लाइड, माली बुर्किना फासो टू व्यू मिलिट्री इंटरवेंशन नाइजर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, यानी दो मुल्क कह रहे हैं बिल्कुल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाएगी और मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, वो मिलिट्री इंटरवेंशन। अच्छा, फिर उसके बाद ईरान से और ये बाकी दुनिया से भी
जो न्यूज एजेंसीज हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं कि नाइजर, फर्स्ट स्लाइड, नाइजर सस्पेंस एक्सपोर्ट ऑफ यूरेनियम गोल्ड टू फ्रांस। खेल सारा मादनियात का था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे। जो पहले दिन से हम बात कर रहे थे। अच्छा, और उसके साथ ही जो बात यह है कि जो पहले दिन से बात कर रहे थे कि फिफ्थ स्लाइड, सीएनएन कह रहा है कि यूएस ट्रूप्स रिस्ट्रिक्टेड टू अमेरिकन बेस इन नाइजर। अब वहां पर चूंकि फटा पड़ गया। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, सेवंथ स्लाइड, द कू इन नाइजर पुट स्पॉटलाइट ऑन नेशंस यूरेनियम। कोई जमहूरियतों के छड्डे फड्डे नहीं है यहां पर, कोई किसी को नहीं। यूरेनियम, गेम यूरेनियम का था, वॉशिंगटन पोस्ट आज का, ठीक है, एडिटोरियल है उनका। तो ये तो हो गया। अब उसमें ये यूक्रेन के ऊपर सऊदी अरेबिया की जो समिट हो रही है, इसके ऊपर रशिया के कुछ थोड़े से तहफुजात हैं, क्योंकि रशिया को इनवाइट नहीं किया। लेकिन इसमें देखना ये कि चाइना आता है कि नहीं आता। यूक्रेन से आ रहे हैं लोग, 30 मुल्कों से। सऊदी अरेबिया एक बड़ा जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है कि किसी तरह से एक मसलहत हो जाए यूक्रेन और रशिया के दरमियान। लेकिन अल्टीमेट उसमें रोल जो है वो ऐसा होगा जो दोनों पर असरअंदाज होगा, यानी मशवरा नहीं, असरअंदाज जो ऊपर से। हाँ, तो वो चाइना है। चाइना बात कर सकता है क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंट है प्रेसिडेंट पुतिन। चाइना बात कर सकता है और चाइना यूक्रेन से भी बात कर सकता है। तो सऊदी अरेबिया यकीनन अगली स्टेज पे, अभी तो जैक सुलिवन भी गालिबन आ रहे हैं, बाकी मुल्क भी आ रहे हैं। रशिया को इनवाइट नहीं किया, मैक्सिको ने कहा हम नहीं आ सकते। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो चूंकि ज़ेलेंस्की भी आ रहे हैं गालिबन, तो इसलिए वो इस स्टेज पे थोड़ा रशिया देख कर है। उसने कहा कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं चीज़ों को, हम हालात पे नजर है हमारी। लेकिन ये कि अगली स्टेज के ऊपर, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो एक ऐसा रोल है ना कि दरमियान में वो ज़रा इनको आप समझें कि बिठाने की कोशिश करें। रॉयटर्स कह रहे हैं ना, 70वीं स्लाइड, क्रेमलिन सीक्स मोर इन्फो अबाउट टॉक्स इन सऊदी अरेबिया, यूक्रेन से मॉस्को अनवेलकम। यूक्रेन ने कहा वो जाहिर है वो हो गया, एक होगा तो दूसरा नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली। अच्छा, अब आ जाए जरा एक दूसरे टॉपिक पे। देखें, ये जो टॉपिक है ना, हमारे पास अगर 5-7 मिनट हो तो मैं इसकी बात करूँ। जी, मैं बात करूँ। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जो 16th स्लाइड है, ASPI, बड़ा थिंक टैंक है उनका, स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। कह रहे वाई इंडिया अनलाइक चाइना वोंट बी एन इकोनॉमिक सुपर पावर। इसको पढ़ें, ये इंडिया के ही लोगों ने लिखा है। और इसकी वजह क्या है, इसकी क्या वजह है इकोनॉमिक्स। अच्छा, देखिए वही बात है ना, इकोनॉमी आपकी 10 ट्रिलियन हो जाए या 50 ट्रिलियन हो जाए या 200 ट्रिलियन हो जाए, आपके लोग क्या कर रहे हैं, आपकी आवाम की क्या सोच है। बहुत बदकिस्मती है, बहुत बदकिस्मती। मैं इसको बदकिस्मती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शायद गालिबन जिन्होंने पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठ के गुजरात 2002 कवर किया है, या सरकारी टीवी ने किया है प्राइवेट सेक्टर में, चूंकि चैनल ही एक था तो वहां पर मैंने 2002 भी कवर किया है और उससे पहले जो पार्लियामेंट अटैक था वो भी कवर किया है, व्यूज ऑन न्यूज में मैं, और 9/11 थे। तो ये जब 2002 के वहां पे गुजरात में हो रहे थे, तो जो व्यूज ऑन न्यूज लंदन से उस शो होता था, मेरे शो में लोग रोते हुए वहां से टेलीफोन लाइंस पर आते थे। और इवन एक दिन फिर ये हुआ कि मैंने ये बजरंग दल के भी बंदे को लिया और हमें उसको काटना पड़ गया, क्योंकि वो जो गुफ्तगू हो रही थी वहाँ पे वो इतनी प्रोवोकिंग थी कि पाकिस्तान में तो शायद देखा जा रहा था या नहीं उस वक्त व्यूज़ ऑन न्यूज़ वो चैनल। लेकिन ये कि वहाँ लंदन के अंदर मुझे ये लगा कि यहाँ पे कहीं ये बैन ही ना कर दें। जो गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहे थे वो क्रिश्चियंस के बारे में, मुसलमानों हर एक के बारे में, काट दो, सर का उड़ा दो, ये भाई क्या भाई बंद करो यार, ये तो अजीब किस्म के लोग। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि उन्होंने वो 2-3 चीज़ें, ये बदकिस्मती के साथ, बड़ी बदकिस्मती। ये जो पिछले 24 अभी मणिपुर उधर जल रहा है, उधर वो चल रहा है, उधर वो मामला, उधर आग लगी हुई है, पता नहीं क्या उधर बनेगा स्ट्रेटेजी। लेकिन ये जो मामला अंदर खड़ा हुआ है हरियाणा जो है ये मशरकी पंजाब है, ये मशरकी पंजाब का ही हिस्सा है हरियाणा, जहां पे ये फसादात हुए हैं। ये मशरकी पंजाब यानी पाकिस्तान बना तो एक पंजाब इधर आ गया, एक पंजाब उधर है, ठीक है। और जो उधर पंजाब है उसी का एक हिस्सा हरियाणा है। तो 66 तक हरियाणा पंजाबी था। 1966 में जो मशरकी पंजाब है उसमें से एक और रियासत बन गई, वो हरियाणा बन गई। तो यानी ये शुमाली भारत है, शुमाल मशरकी कह दें इसको, ठीक है, ये शुमाली कह दें। यानी ये बिल्कुल मणिपुर से इस तरफ, यानी ये इधर है, ये इस तरफ आप समझ लें कि मशरकी पंजाब के साथ, और फिर इसको इसके बॉर्डर्स आप देखें तो उत्तर प्रदेश के साथ लग रहा है, फिर उधर। और बड़ा खूबसूरत
इलाका और बड़े अच्छे प्यारे लोग, लेकिन मसला क्या हुआ है वहां पर कि वहां पर जो है वो एक वहां पर मेजॉरिटी हरियाणा के अंदर जो है वो है 87% हिंदू आबादी है। ठीक है, ठीक है। लेकिन वहां पर एक जो इलाका है वहां पर मुसलमान आबादी ज्यादा है। ठीक है, और मुसलमान आबादी ज्यादा है वहां पे, और वो जो है वो नौह का इलाका है, नौह उसे गालिबन कहते हैं। और ये नौह का वो इलाका है, मुसलमान यहाँ पे, ये वो इलाका है जहाँ पे तबलीगी जमात बनी थी 1920 में। 1920 में तबलीगी जमात यहाँ बनी थी इस इलाके में। ये ठीक है, ये मौलाना इलियास वो दूसरी जगह से आए थे, लेकिन यहाँ पे आके मदारिस वगैरह बन के तबलीगी जमात बनी थी। तो यहाँ पर मुसलमान इसी इलाके में ज़्यादा हैं। अब जनाब यहाँ पर वो बजरंग दल, अच्छा ये बजरंग दल जो है ये क्या है? बजरंग दल जो है ये है विश्व हिंदू परिषद, ये अभी 80 की दहाई में बनी, लेकिन वो संघ परिवार वही सारा, ये जो है ये वो नहीं है कि आप कहेंगे ये इंतहा पसंद है, ये पसंद नहीं करते, ये नहीं करते। ये टेरर, ये वो हैं जो कि जिन्होंने जो बम बना के, यानी इनके लोग, यानी किस तरह, यानी इन्होंने मसाजिद में इधर उधर बॉम्बिंग, सुसाइड बॉम्बिंग तो नहीं मुझे पता की नहीं, लेकिन एक्सप्लोजिव्स के साथ उड़ाने वाले, ट्रेन उड़ा दो, यानी प्रॉपर दहशतगर्द होते हैं ना। हाँ। वैसे तो इंसान को मारना वैसे दे, लेकिन ये होता है ना कि धमाका खेज मवाद, वेपन्स, स्मगलिंग, इस किस्म के काम बजरंग दल। तो ये उस वक्त एक्टिव हुए थे गुजरात में। ये फिर इन पे बैन लग गया था 1 साल का, पाबंदी 1 साल, फिर ये और एक्टिव हो। अब जनाब उधर मोदी सरकार, अब इनको बजरंग दल को छोड़ दिया। अब क्या हुआ उसके नतीजे में कि वहां पर कई वाकयात हुए हैं। एक तो ये हुआ है, और यहां पे मैं आउटलुक इंडिया को पहले कोट करता हूं ना सर। वो एक नमाज पढ़ रहे थे 3 मुसलमान, एक ट्रेन जा रही है, ले अब जहर भर देते हैं। देखिए एक दफा वो बोतल से जिन निकल आता है ना, ऐसा यहां पर भी हुआ था। अब उसको काबू किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी ऐसा। नहीं, ये अजीब मामला। 3 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक जो पुलिस वाला है वो उनसे कहता है अगर यहां पे रहना है तो मोदी को और योगी को वोट देना होगा। और उसके बाद ये रेलवे पुलिस फोर्स, उसके कांस्टेबल ने जो है, उसकी वीडियो आ गई है, उसके सीनियर ने उसको रोकने की कोशिश की, गोली मार दी। वो सीनियर को, जी वो हिंदू है, और 3 मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, उनको भी गोलियां मार दी हैं। अच्छा ये नफरत के, अच्छा, और वो जनाब उसको पुलिस में पकड़े, बेल हो जाएगी, क्या होगा पता नहीं, उसके नारे लगे हीरो बन के। नहीं, वहां हीरो इसलिए बन जाते हैं कि आपने कत्ल कर दिया तो हीरो बन गए। अच्छा एक तो ये वाकया हो गया। दूसरा वाकया उसके साथ ही, ये मोनू मनी सर कोई साहब है, ठीक है, बजरंग दल के, हिंदुस्तान टाइम्स इनके बारे में बता रहा है, हु इज बजरंग दल मोनू मसी। उनका मीडिया भी जाहिर है बेजार है कि ये कब क्या मुसीबत है कि उधर से शुरू होता है। इधर जो 11वीं स्लाइड है, ये मोनू मनी सर हुज नेम क्रॉप्ड अप नो वायलेंस, ठीक है। और इंडिया टुडे भी कह रहा है कि मनी सर कौन है, ठीक है, लिंक टू हरियाणा कम्युनिटी। हाँ, हरियाणा के अंदर, अच्छा ये जो है ना, जयपुर से दिल्ली जा रही थी ट्रेन, उसमें वाकया पेश आया है। ये वाकया अलग है, हरियाणा वाला वाकया अलग है, ये ट्रेन वाला वाकया अलग है। हरियाणा में क्या हुआ है कि हरियाणा में वो जो इलाका है जहां मुसलमान रहते हैं, वहां पर एक वीडियो रिलीज हो गई जिसमें ये बंदा नजर आ रहा है, मोनू मनी सर। और वो उसने कहा कि मैं इस इलाके में आऊंगा और मसाजिद के सामने आगे पीछे मैं यहां पे जुलूस निकालूंगा। ये वो बंदा है जो बजरंग दल का एक विंग है, जिस विंग में एक उसका एक हिस्सा ऐसा है, उसका नाम पता है क्या आपको, कि जो गाय की कुर्बानी करेगा उसे मार दो। वो जो विंग है उसका सरबराह है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट है। वहां पर मस्जिद शहीद कर दी। नहीं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं, पागल है। एक्सट्रीमिस्ट क्या, जुनूनी है, कातिल है, इसको एक्सट्रीमिस्ट कहना क्या मतलब एक कातिल है कि और इसको पुलिस ढूंढ रही है अभी, इसने फरवरी में, यानी उसने वहां पे जाके आग, वहां पे मस्जिद को आग लगाई, एक मस्जिद उनकी, उसमें लोग शहीद हो गए, 100 से ज्यादा जख्मी हैं, 5-6 लोग शहीद हो। क्या इस अभी देखिए इशू ये है सारा, उसने भी यही कहा कि अगर मोदी को वोट देना है तो वोट दो, वरना पाकिस्तान चले जाओ, गोलियां मार दी उनको। उधर मणिपुर में कह रहे हैं कि आपने इधर करना है तो मणिपुर के लिए तो चले, फिर ये क्रिश्चियन नहीं, ये बजरंग दल के दलित को भी, इसके लिए खामोशी मारते हैं। देखिए इशू ये है कि जिसको मारते हैं ना, देखिए मुसीबत ये है कि जिसको क्रिश्चियंस को मारते हैं, ये बजरंग दल क्रिश्चियंस को भी मारते हैं। दिल्ली तो जिसको मारते हैं सिखों को भी मार देते हैं, ये सबको मारते हैं। ये कोई मुसलमान मुखालिफ
ये कोई अजीब एक हिंदुत्व की सोच है। है। ये सबको मारते हैं और जिसको मारते हैं कहते हैं चले जाओ पाकिस्तान। हाँ, ये मुझे इसको अच्छा वो लोग हैं जिन्होंने कहा 47 में कि हम यहां रहना चाहते हैं और वो इंतहाई मुहब्बे वतन इंडियन है। अगर आप उनसे बात करें वो आपसे लड़ेंगे, बहस करेंगे इंडिया के। तो जबरदस्ती ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब। पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं इसको मुझे समझ से बाहर है कि अगर नफरत की बुनियाद पे इलेक्शन, जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि क्या नफरत पे इलेक्शन लड़ा जाएगा? तो डॉक्टर साहब यही तो किया था, यही नहीं, पिछले इंतखाबात में भी मोदी ने यही किया था। देखिए अब ये पुलवामा अटैक, तो ये इस तरह नहीं होता। ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, उस्मान बुज़दार साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। जब तक सूरज चांद, ये तो बड़ी अजीब सा ही हुआ। उस्मान बुज़दार साहब वादा माफ बन चुके हैं गालिबन। अच्छा जी, सही। और उनको आज तहरीक इंसाफ से उनके चेयरमैन ने निकाल दिया 22 दूसरे लोगों के साथ। और उनकी वजह से क्या कुछ नहीं हुआ सर? क्या कुछ नहीं हुआ? इख्तिलाफात वहीं से शुरू हुए? नहीं, क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ उनकी वजह से। और दोबारा चंद रोज पहले तक वो ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि हुकूमत आएगी तो उस्मान बुज़दार ही होंगे, उनके साथ कोई मामला तय नहीं हुआ। परवेज अली साहब तो पता नहीं खैर क्या सूरत हाल बनती है क्या नहीं बनती, लेकिन अब आप देखें। और बस क्या बात की जाए। मैं इसमें सिर्फ एक बात, यहाँ पे वक्त कम है, मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि ये बराह करम ये इशू अचानक उठ गया है दोबारा। ये इंडिया टुडे को मैं भी देख रहा था कि ये इमाम जो आर्टिफिशियल आइड है, 5 डेड इन कम्युनल क्लैशेस हरियाणा, ये गुरुग्राम तक फैल गया। गुरुग्राम सबसे बड़ा उनका माशी हब है, हरियाणा का बहुत बड़ा शहर है, वहां तक फैल गया है मसला। और CBS न्यूज इसको इस तरह से कवर कर रहा है, टाइम्सलाइट की, इंडियाज हरियाणा स्टेट ऑन एज। मतलब उधर मणिपुर भी एज पे, ये भी एज पे। भाई क्या ये मैं बिल्कुल समझ में नहीं। फिर बजरंग दल, या तो कोई एक्सीडेंट हो, कोई वाकया हो, वो बजरंग दल इधर भी एक्टिव हो, बजरंग दल उधर भी एक्टिव है। बजरंग उधर क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, इधर मुसलमानों के मथे लगा, अजीब मामला। तो ये मुझे नहीं पता कि इसको क्या डिप्लॉयड ट्रूप्स, इंटरनेट बंद कर दिया, उधर भी बंद है, इधर भी बंद है हरियाणा में। और ये कितनी बदकिस्मत, कितना बड़ा अफसोस की इस पे इजहार किया जा सकता है। इस पे क्या बात करें। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर उनको काबू करना मुश्किल होता है। मैंने आपसे कहा ना, ये सारे लोग इंतहाई मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, चाहे सिख हों, चाहे दलित हों, या जो बीजेपी या बंजर, बहुत अच्छे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अपने लोगों को मारना शुरू कर दिए और मारने के बाद ही कहते हैं कि अच्छा यहां से निकल जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। तो ये एक अजब सा मामला है, इसको उन्हीं के लोगों ने काबू करना है। और कैसे वो काबू करते हैं, ये बस तशवीशनाक बात यह है कि क्या इस नारे के साथ इलेक्शन में जा रहे हैं तो फिर तो मतलब पूरा खित्ता ही इनगल्फ ना हो जाए कहीं इस नफरत के अंदर। अल्लाह ना करे, क्योंकि उधर म्यांमार है, उधर मणिपुर है, उधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है। देखिए यहाँ पर भी मतलब लोगों को रोकना मुश्किल होता है। तो ऊपर चाइना के साथ मसाइल चल रहे हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके जो सियासतदान हैं सारे, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे गैर सियासी लोग हों, उनके तरफ वो ये सब मिलके बैठेंगे आपस में और इसको रिजॉल्व करेंगे, इस इशू को ख़त्म करेंगे और बिल्कुल यानी जड़ से उखाड़ देंगे। ये इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इससे आगे बढ़ गई तो ये मामला फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।